नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए यूट्यूब का सबसे बेस्ट चैनल ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा चुने गए सामान्य अध्ययन, गणित एवं रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वह सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। यह सीरीज प्रधान शिक्षक एवं आने वाले सीटीईटी परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालिए, कॉपी कलम उठाइए और नोट करते चलिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं। ये 5 ऑप्शंस, इसमें से आपको बताना है कि संश्लेषित रेशे जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बहुलक। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे स्पिन रेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए यहां पे 5 ऑप्शंस। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धागा बनाने के लिए। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। कपास एक बहुलक है जो डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? इन ऑप्शंस को पढ़िए, 5 ऑप्शंस, और बताइए क्या कहलाएगा। कपास एक बहुलक है जो डैश डैश कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। सेलुलोज कहलाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लीजिए। निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है। तो यहां बताना है आपको कौन सा मानव निर्मित रेशा है इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेयॉन। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में शेयर। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए। सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु इनमें से कौन है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6ठा प्रश्न देख लीजिए यहां पे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आघातवर्धनीयता। पीटकर पतले शीट में बदला जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? धातु के इस गुण को दोस्तों आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। काफी महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपका विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटे। तो यहां ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है, यह बताना है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि धातु नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तन्यता, लचीलापन। आइए आगे बढ़े। 9वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ये 2 प्रश्न 2 टाइप से पूछा जा सकता है। एक हो सकता है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या फिर एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। धातु एक ऐसा भी है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अब सोचिए वो कौन सी धातु है। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट कर हमसे जरूर शेयर करें दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम।
आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है ये बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फास्फोरस। दोस्तों हमारे पास प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए बदले हुए नए सिलेबस के अनुसार संपूर्ण विषयों का पीडीएफ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट उपलब्ध है। तो इसे प्राप्त करने के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर 7091443130 इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों। और सिर्फ 351 रुपया के पेमेंट में आपको संपूर्ण विषयों का डीएलएड, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक विज्ञान, सभी विषयों का आपको पीडीएफ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो जाएगी। तो इसे प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें दोस्तों। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 11वां प्रश्न। एक उच्च आघातवर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वह कौन सा है ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। आप देखे होंगे जो सिल्वर कलर का होता है और काफ़ी लपेट के खाने को पैक किया जाता है, जिसे एल्यूमिनियम फॉयल कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? कौन ऐसा इसमें पदार्थ है जो कि ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करती है ये बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। आइए 13वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ दोस्तों। एक अधातु जिसमें चमक होती है वह कौन सा धातु है जिसमें कि चमक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें कि चमक होती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? एक ऐसा अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है यह बताना है इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में लगा होता है जिससे लिखते हैं हम लोग, वह विद्युत का सुचालक होता है और एक अधातु है वह। आइए आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न देख लीजिए। कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर के बर्तन पे जो हरा पदार्थ जमा हो जाता है वह क्या होता है ये बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से, देख लीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कॉपर कार्बोनेट एवं कॉपर हाइड्रोक्साइड ये दोनों जमा हो जाते हैं कॉपर की सतह पे, जिसके कारण वो हरे रंग का दिखने लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 16वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ये देखिए इन ऑप्शंस में से सभी ऑप्शंस को देख के आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जिंक। जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। अब आइए यहां आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न देख लीजिए। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़िए अब 18वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल के अंदर डुबो के इसको रखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न देख लीजिए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है? तो ए, पारा, जो कि थर्मोमीटर में लगा होता है दोस्तों, आप लोग अक्सर देखे होंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पर अर्थात कि कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है?
तेल में कोई आग लग जाती है तो किस अग्निशामक के द्वारा इसको बुझाया जाता है, यह बताना है इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 21वां प्रश्न देख लीजिए, दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए क्या आवश्यक है यह बताना है। तो हवा, पानी, आग, ज्वाला। तो हवा आवश्यक है दोस्तों, यदि हवा नहीं रहेगा तो वहाँ पे दहन की क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन चाहिए दहन की क्रिया के लिए। अब आइए दोस्तों 22वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, जो दहन के लिए काफ़ी आवश्यक है, वह कौन सा पदार्थ है? तो ऑक्सीजन है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है दोस्तों दहन के लिए पोषक पदार्थ। यहाँ पे ध्यान रखें, यदि प्रश्न में नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर होता। आइए आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, कौन सा अग्निशामक है जो विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 24वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? इसमें दहनशील पदार्थ कौन सा है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरोसिन। 25वां प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों क्या है, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन का उदाहरण कौन है इनमें से? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो जरूर इसका उत्तर यदि आप जानते हैं तो हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्वेत फास्फोरस। आइए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस वीडियो सीरीज में। तो 26वां प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, निम्नांकित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है जो कि अदहनशील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पत्थर। पत्थर में आग नहीं लगता है दोस्तों, इसलिए पत्थर अदहनशील पदार्थ है। बाकी सभी पदार्थ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये आग लग जाता है, ये जल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न देख लेते हैं। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंद दहन। लकड़ी काफ़ी धीमी गति से जलती है, इसलिए इसको मंद दहन कहा जाता है। आइए 28वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है? दोस्तों दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है यह बताना है। देखिए इन ऑप्शंस को, 4 ऑप्शंस और एक 5वां ई, इनमें से क्या सही होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक इसलिए होगा दोस्तों कि यहाँ पे बी और डी ये दोनों ऑप्शन सही है। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए किसी भी पदार्थ के दहन के लिए, और वहाँ वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी कोई पदार्थ जल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न अब देखिए दोस्तों, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, यह बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वलन ताप। आइए आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न देख लेते हैं, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से प्रधान शिक्षक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजे पर केजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजे प्रति केजी, किलो जूल प्रति किग्रा। ये इसका हिंदी में हुआ, किलो जूल प्रति किग्रा इसका मात्रक होता है ईंधन के ऊष्मीय मान का। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और संपूर्ण विषय का सिलेबस के अनुसार, नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार PDF प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों, और आप जल्द से जल्द PDF प्राप्त करें ताकि आपकी तैयारी सबसे बढ़िया से बढ़िया हो सके। सभी विषयों का PDF हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों सिलेबस के अनुसार, पूरे 150 नंबर का, 75 नंबर का DLED और 75 नंबर का सामान्य अध्ययन, जिसमें कि 20 नंबर का गणित, 15 नंबर का विज्ञान और बाकी सभी 10-10 नंबर का
ये सभी उपलब्ध है हमारे पास दोस्तों। तो जल्द से जल्द संपर्क कर लें इस नंबर पर और पीडीएफ प्राप्त कर अपनी तैयारी को दुरुस्त करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक 30वां प्रश्न देख लीजिए। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है, यह बताना है। यहाँ 31 नंबर प्रश्न में मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला। ज्वाला का 3 भाग होता है जिसमें मध्य भाग पीला होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न देख लीजिए। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, यह बताना है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है दोस्तों। आइए 33वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी, पटाखा का दहन। आइए 34वां प्रश्न देख लेते हैं। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं दोस्तों। एक बाहरी क्षेत्र होता है, एक मध्य भाग होता है और एक सबसे अंदर का क्षेत्र होता है। बाहरी क्षेत्र नीला होता है, मध्य भाग पीला होता है और अंदर का क्षेत्र काला होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 35वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये देखिए इन ऑप्शंस में से उन्हें क्या कहते हैं ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंडप्रजक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंडप्रजक। वैसे जीव जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। आइए 36वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, केंद्रकों की संख्या कितनी होती है एक युग्मनज में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 होती है। आइए 37वां प्रश्न देख लेते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जरायुज। आइए 38वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्न में होता है, किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रा या ईस्ट में। हाइड्रा या ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया होती है जो कि अलैंगिक जनन की क्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 39वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, 39वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुविभाजन विधि। आइए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन कहाँ होता है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदा के शरीर के बाहर। यहाँ पे देखते चलिए, ऐसा निषेचन जिसमें नर एवं मदा युग्मक का संलयन मदा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्मायन के लिए, अंडे को उष्मा प्रदान करने के लिए। आइए 42वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ पे, बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। आइए 43वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। मनुष्य में मदा युग्मक कहलाता है, मनुष्य में मदा युग्मक क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडाणु, अंडाणु कहलाता है। 44वां प्रश्न है दोस्तों। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, XY। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देख लीजिए। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, इन ऑप्शंस में से बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडम सेपल या कंठमणि। 46वां प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। 47वां प्रश्न देख लीजिए। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है, कैसे एड्स फैल सकता है, इन ऑप्शंस में से बताना है।
तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खून चढ़ाने से। यदि पीड़ित व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स पकड़ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 48वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है यह बताना है। इनमें से, इन ऑप्शंस में से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नर जनन हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन मदा जनन हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न, जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को ये बताना है इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणसूत्र। 50वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक प्रक्रम है। दोस्तों पीडीएफ के लिए इस नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क कर लें, 7091443130, और सभी विषयों का संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त करें और अपनी तैयारी को सबसे बेहतर से बेहतर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये 51 प्रश्नों का सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए तो यहाँ पे है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।